चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? यू सिंग? यस सर, आ रही। आ रही है ना? यस सर। पढ़ाई चल रही है आपकी? जी सर। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ पीयूष, हाँ पढ़ाई चल रही है ना आपकी? यस सर। यूरिनरी पढ़ा आपने? सर अभी यूरिनरी बाकी, यूरिन मतलब ये बाकी है, ये किडनी वाला पोर्शन। अच्छा, सर किडनी चालू नहीं पढ़ा? करूंगा सर। अभी नहीं पढ़ा? जी सर, वो चालू करूंगा सर। किडनी किसने पढ़ा? ये एस्पिरेटरी कितना किसने पढ़ लिया? शिवम तिवारी पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम? अच्छा, चलिए, और किसने पढ़ा? प्रियंका गर्ग। ये वीडियो आप लोग क्यों नहीं ऑन करते हैं? मैं इतना खराब नहीं दिखता हूँ भाई। आप लोग वीडियो ऑन करें सभी लोग। मुझे भी तो पता चला है कौन क्लास कर रहा है। निशा चौधरी। हाँ निशा, अब क्या पढ़ा यूरिनरी सिस्टम? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए पहले, आप अनम्यूट होइए। नो सर, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? और आपने जिस मेल से मैंने पेपर भेजा था उसी पे मैंने कहा था मेल आईडी आपको डिफरेंट दी थी, फिर मैंने फॉरवर्ड किया। वेटनरी फिजियोलॉजी 2020 में कहा था भेजने को, आपने मेरे पर्सनल मेल में भेज दिया। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम होता है जो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वैसे ही काम करना है आपको, ठीक? ओके सर। चलिए, आकांक्षा विश्वकर्मा, ये सभी लोग वीडियो ऑन करें, नहीं तो मैं क्लास फिनिश कर देता हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ना है, वीडियो ऑन करें सभी लोग। चेहरे दिखना चाहिए आदमी की, क्या कौन सो रहा है कौन जग रहा है। शिवम रावत, दीपाली पटेल। चलिए, किसने यूरिनरी एक्चुअली मैं इसलिए चाह रहा था कि काफी दिन का गैप हो गया है, आप लोगों को याद है पुराना कि नहीं है? अदरवाइज मैं स्टार्ट करता यूरिनरी सिस्टम से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं है। अदरवाइज मैं इनिशियल से स्टार्ट करता यूरिनरी, काफी दिन का गैप हो गया तो काफी चीजें मिसिंग भी हो गई। आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्टार्ट जहां से मैंने किया था वहीं से फिर करता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम। 41 है स्ट्रेंथ अभी, 2 मिनट और देख लेता हूँ। हर्षिका तिवारी। यस सर। हाँ, पढ़ा यूरिनरी सिस्टम? यस सर, अभी कल एक बार रीड किया था पूरा। अच्छा, क्या पढ़ा था? कल वाला किया था और स्टार्टिंग वाला थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट किया है, मतलब प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू किया? हाँ। तो कुछ मैं पूछूं, मैंने आज पढ़ा है, मैंने काफी कुछ इसको लिख रखा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है हर्षिका? इंटरस्टिशियल फ्लूइड सर, वो जो सेगमेंट जो प्रेजेंट हो, एक सेकंड सॉरी, मैं डेफिनेशन ना एक्चुअली क्या, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाऊं, ऐसी बिना पीपीटी के पढ़ा के देखूं कैसा बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि आप पीपीटी में सब कुछ लिखा मिल जाता है, फिर आप रखा है घर में पढ़ लेंगे, उतना ध्यान से पढ़ते नहीं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा कोई बता पाएगा मेरे को? शिवम आप? हाँ हाँ। हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड? प्रियंका? negligible. नो प्रियंका, ट्रांससेलुलर इज द नेग्लिजिबल। शिवम आप म्यूट करिए, आपका वाइब्रेट कर रहा है। So 15%. 15%। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अभी आया है पीएचडी का पेपर था एक, अभी मैं देख रहा था पीएचडी के पेपर में आया ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। पीएचडी का एक एंट्रेंस है हमारे यहाँ हुआ है भी कंपार्टमेंट, कल ही कंपार्टमेंट नहीं कम्प्रेहेंसिव एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा है। तो मैं ये फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टोटल बॉडी वाटर इज द 60% ऑफ द बॉडी वेट। यदि 70 kg एनिमल 400 kg का एनिमल है तो उसका 60% बॉडी वेट बॉडी वाटर होगा। क्लियर? 60% बॉडी वाटर इन टोटल जितना बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का 60% लिख लीजिए कहीं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। टोटल बॉडी वेट का 60% बॉडी वाटर होता है। टोटल बॉडी वाटर इज द 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। फिर उसमें से आप देखेंगे टोटल बॉडी वाटर 60% को डिवाइड करेंगे तो 40% इज द इंट्रासेल्युलर एंड 20% इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर। क्लियर? फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर को अगेन 3 में डिवाइड करिए, जिसमें 15% इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, 5% इज द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ट्रांससेल्युलर इज द नेग्लिजिबल। Transcellular fluid which are present in the body cavity like CSF, synovial fluid, आपका aqueous humor, vitreous humor, आपके जहां भी बॉडी कैविटी में फ्लूइड होगा दैट इज फ्लूइड इज नॉन एज ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। शार्ट नोट्स आया था, उसमें देखा मैंने कल पेपर में, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड पे आया। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट भी आप अगर लिखेंगे तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में आपको वही बताना पड़ेगा। टोटल बॉडी वाटर 60% डिवाइडेड इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर को अगेन डिवाइड करेंगे आप इंटरस्टिशियल, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। तो फ्लूइड कंपार्टमेंट में भी वही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूँ आपको क्योंकि कई जगह आता है। रोहिणी अहरवाल, देखिए अब मैं इंट्रैक्शन से पढ़ाऊंगा, मैं पीपीटी अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं पीपीटी दूंगा ही नहीं आप लोगों को। आप लोग अपने खुद नोट्स बनाइए। रोहिणी अहरवाल नहीं है क्लास में। एनीवन? ऑस्मोलरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन पर लीटर। हाँ शान रघुवंशी, कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूट। सॉल्यूट का। कितना है सॉल्यूट? 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मींस चाहे आप डिस्टिल वाटर में बनाए चाहे नॉर्मल सैलाइन में बनाए, तो 1 लीटर नॉर्मल सैलाइन या डिस्टिल वाटर में कितने सॉल्यूट हैं? नॉर्मल सैलाइन होगा तो सोडियम का सॉल्यूट हो जाएगा। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्यूशन जितना जो बोलेंगे आप उसका कितना कंसंट्रेशन है, दैट इज नोन एज ऑस्मोलरिटी। व्हाट इज द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी? 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। हाँ, ये याद है आपको बहुत अच्छे, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाना है तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर केजी है या पर लीटर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। काफी कुछ मैं लिख रखा था कि ये सब कुछ चीजें बतानी भी है आपको। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? अच्छा एक चीज और थी, ऑस्मोलरिटी यदि डिहाइड्रेशन हो गया तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। और यदि आपका आपने बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कर लिया है तो या घट जाएगी, कम हो जाएगी। मींस दैट इज द मोर बॉडी वॉल्यूम। क्या उसको क्या कंडीशन कहेंगे? व्हाट आर द कंडीशन? हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन या फिर हाइपरवॉल्यूमिया। हाइपरवॉल्यूमिया। हाइपरवॉल्यूमिया इज द मोर बॉडी वाटर। हाइपोवॉल्यूमिया मींस लेस बॉडी वाटर। ये सब अपना दिमाग से थोड़ा पढ़िएगा आप। नेट पे मैं आपको सुबह 10 बजे से आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो आप लोग भी वैसे मेहनत करके पढ़िएगा, हर चीज को समझने की कोशिश करिए क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर? अभी इसमें बहुत सारा है मैटर, मैंने लिख रखा है पूरा, एक एक चीज डिस्कस करूंगा। पहले मैं आज की क्लास के लिए लास्ट क्लास के बाद में मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ये मैं शुरुआत से करूंगा, आपको शेयर कर दूं। पहले मैं आपको, आप लोग पढ़िए, पढ़ने की बहुत जरूरत है। बेसिक चीजें आप समझ के चलेंगे तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं रिवाइज नहीं करूंगा कोई टॉपिक यदि आप इसी हिसाब से, क्योंकि मैं बार बार इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लास ही लेता रहूंगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका यूरिन फॉर्मेशन। देयर आर 3 प्रोसेस,
अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन तीनों प्रेशर में अच्छे से बता चुका था, इसलिए मैं उसकी जरूरत नहीं समझता हूँ। आप लोगों को प्रेशर याद रहा होना है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब रख लीजिएगा। मेन सेकंड स्टेप आती है आपकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये पढ़ा चुका था, फिर भी मैं आज इसको रिवाइज करूंगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन आपको पता होना चाहिए यूरिन में कहाँ किस सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं और कहाँ सिक्रेट हो रही हैं। तो selective reabsorption is the process in which the tubular cells reabsorb the substance which are necessary for the body। तो reabsorption कितना % reabsorption हो जाता है? मान लो 180 लीटर GFR है। GFR क्या होता है? डिफाइन द टर्म GFR। आकांक्षा विश्वकर्मा, अंकित परमार। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। हाँ, ये होता क्या है GFR? सर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ यूरिन पर मिनट पर डे क्या है? पर मिनट का। पर मिनट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GFR? सर 125 ml पर। सर ऐसा कुछ। एक मिनट में 125 ml चल रहा है और एक दिन में 180 लीटर्स। 180 लीटर। जब ये 180 लीटर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है और आपका यूरिन वॉल्यूम 1 to 2 लीटर या 3 लीटर, तो बाकी 177 लीटर तो रीअब्जॉर्ब होगा ना। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ है? Reabsorption, selective reabsorption, what are the substances which are reabsorbed? All the necessary substances which are need for the body, glucose, amino acid and vitamin, they are completely reabsorbed from the renal tubules। जितना भी ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी प्लाज्मा में है, वो सब आपके reabsorbed हो जाएंगे आपकी ट्यूबुलर कंपार्टमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। Whereas unwanted substance like metabolic waste product which are not reabsorbed and excreted through the urine। So selective reabsorption means reabsorption of the selective substance of the plasma। प्लाज्मा में जो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरतमंद है, उन सब का reabsorption ट्यूबुलर पोर्शन में होना है, that is called as selective reabsorption। अब reabsorption में 3 पॉइंट याद रखना है आपको। selective reabsorption क्या होता है? Absorption of the selective substance from the plasma, that is called as selective reabsorption। ये कौन कौन से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होंगे? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड विटामिन, जो कि बॉडी को चाहिए वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वाटर। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है आपका मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म में 2 तरह से मैकेनिज्म होती है, एक तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसमें एटीपी की एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन जस्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आगे फास्ट पढ़ूंगा। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैं बता दिया आपको। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इट नीड्स द लिबरेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम द एटीपी। एक्टिव से नाम ही है कि जहां एटीपी की एनर्जी की जरूरत होगी, दैट टाइप ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज नोन एज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किन किन सब्सटेंस का हो रहा है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कीटोन बॉडीज, ऑल आर दी एक्टिवली अब्जॉर्ब। सिर्फ याद रखना है आपको पैसिव वाले, बाकी सब आप एक्टिव कर दीजिएगा। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल along with the electrochemical against the electrochemical active process along with the electrochemical gradient, that is known as passive। तो क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर, these are the passively reabsorbed। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? अक्षित जैन, अक्षित जैन, what is the selective reabsorption? अरे डेफिनेशन बोलो, मैं 10 बार बोल चुका हूं, ऐसे नहीं चलेगा आपका काम। is the process in which the selective substance are reabsorbed from the filtrate। जो आपका GFR से फिल्ट्रेट निकला है, उसमें से कुछ सब्सटेंस का सिलेक्टिव मींस सिलेक्शन, जो सब्सटेंस आपकी बॉडी के लिए जरूरत है उनका रीअब्जॉर्प्शन। Reabsorption is the process in which the reabsorption of the selective substance occur from the filtrate। जो फिल्टर हुआ है सब आपका, उसमें से आपके कुछ जो सब्सटेंस बॉडी के लिए जरूरत है उनका रीअब्जॉर्प्शन करना है, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट व्हिच रिक्वायर द एटीपी। These are सोडियम, पोटेशियम, जितने भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? अमन शर्मा,
इनऑर्गेनिक सॉल्ट सर, इनऑर्गेनिक आयन, inorganic ions, organic ions, inorganic ions. Example, सोडियम पोटेशियम what is the function of sodium? सोडियम का क्या फंक्शन है? नर्व डिपोलराइजेशन में एक तो सर नर्व डिपोलराइजेशन है, एक्साइटेबिलिटी है, एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ये सब आप पढ़िए। पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम सबके फंक्शन पढ़िएगा, क्योंकि ये बेसिक है, आपका फार्माकोलॉजी नहीं बनेगी अदरवाइज आप फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। Active reabsorption means against the electrochemical gradients, it need the energy from the ATP। तो जितना भी आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, all are actively reabsorbed। Passive means along with the electrochemical gradient, these are the chloride, urea and water। तो पहला हो गया आपको रीअब्जॉर्प्शन याद रखना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को फ्लो चार्ट बनाइए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विच रिक्वायर द एटीपी। ऑल दी जितने भी आपके दिमाग में सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम जो भी आ रहा है वो सब लिख लीजिएगा। पैसिव में जरूर याद रखिएगा यूरिया एंड वाटर, और एक आपका एक नेक्स्ट बच जाता है क्लोराइड आयन। दीज आर दी पैसिवली रीअब्जॉर्ब। फिर नेक्स्ट आता है आपका रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। पहला मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या होती है, फिर आपका रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर। तो ट्रांससेलुलर रूट में आप देखिए, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। डायरेक्ट द ल्यूमन टू द कैपिलरी, पैरासेलुलर डायरेक्ट फ्रॉम द ल्यूमन टू द कैपिलरी। ट्रांससेलुलर मींस अक्रॉस द सेल, यदि सेल के थ्रू जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांससेलुलर। पहले ल्यूमन से सेल में आया, सेल से फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड गया, फिर कैपिलरी में गया, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांससेलुलर। पैरासेलुलर में डायरेक्ट ल्यूमन से आपका कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे कम्स इनटू द कैपिलरी। तो व्हाट आर द सब्सटेंस फॉर द ट्रांससेलुलर रूट और व्हाट आर द सब्सटेंस फॉर द आपका पैरासेलुलर रूट, ये आप याद रख लीजिएगा, कहीं लिखे होंगे तो, अदरवाइज आप उसमें बुक में देख लीजिएगा। फिर आता है साइट ऑफ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिर आपका रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हो गया जिसमें आपका ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर आ गया। थर्ड आता है आपका साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लीजिए, पीसीटी, फिर आपका लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। 4 कंपार्टमेंट में क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो आप देख लीजिए। तो पीसीटी में आप देखिएगा जो भी फिल्ट्रेट है आपका, उसमें से 88% ऑफ द फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। आपका जैसे 100 ml फिल्ट्रेट बना, उसमें से 88% तो आपका पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दैट फैसिलिटेट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यदि 100 ml आपका फिल्ट्रेट है तो 88% तो पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, because of brush border epithelium in the PCT which increase the surface area and facilitate the reabsorption process। फिर कौन कौन से सब्सटेंस पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होंगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड वाटर। ये आपको जितना बोल्ड कर रहा है वो आपको याद रखना है। तो ये सभी जितना भी है जो बॉडी के लिए कंपल्सरी है वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा आपका पीसीटी में। क्लियर? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अंकित परमार, यस सर। नितिन, चलिए नेक्स्ट है, फिर हम बताता हूँ आपको। पीसीटी का क्लियर हो गया, 88% आपका बच गया, कितना आपका 12%। मान लो 100% मैंने मान के चला, 88% फिल्ट्रेट तो आपका पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो गया। कौन कौन से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो गए ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर बचा 12%, इसमें 88 100 में माइनस कर देना 12%। फिर आता है आपका लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में आपका सोडियम एंड क्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आता है आपका डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब। तो सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, वाटर आर एब्जॉर्ब इन द डीसीटी। ये आपने एक चार्ट बना लिया कि कहाँ कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर आता है आपका रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हाउ टू रेगुलेट द जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट होगी। तो पहला है आपका 3 फैक्टर मैंने बताया था इसमें, आपका ग्लोबुलर ट्यूबुलर बैलेंस, हार्मोनल फैक्टर और नर्वस फैक्टर। तो ग्लोबुलर ट्यूबुलर बैलेंस नाम से इंडिकेट है कि जितना ग्लोबुलर में फिल्टर हो रहा है उतना ही रीअब्जॉर्ब होना है। ग्लोबुलर ट्यूबुलर बैलेंस, यदि फिल्ट्रेशन ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन जीएफआर बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी प्रोसेस भी बढ़ जाएगी।
तो ये दोनों का बैलेंस बनना है, अदरवाइज क्या होगा, यदि फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया और रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया तो आपको पॉलीयूरिया कंडीशन, आपकी यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यदि रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा और रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनता है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, जितना ही फिल्ट्रेशन, यदि इसमें लिखा हुआ है बैलेंस बिटवीन द फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड वाटर इन द किडनी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस। यदि जीएफआर बढ़ेगा तो ट्यूबुलर सॉल्यूट का बढ़ेगा और वो आपका रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा। तो ये दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, जितना चल रहा है उससे उतना ही रीअब्जॉर्प्शन होना है, वो उसके प्रोपोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो ये फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, सेकंड इज द हार्मोनल फैक्टर। कौन कौन से हार्मोन है वो आप देख लीजिएगा। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। फिर सेकंड हार्मोन है आपका एंजियोटेंसिन, ये भी सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को पीसीटी में बढ़ा देगा। फिर थर्ड आता है हार्मोन आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो उसको वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। फिर एएनपी है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर्स, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा। पैराथार्मोन कैल्शियम से रिलेटेड है तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और कैल्शिएटोनिन अपोजिट कम करेगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा। तो सेकंड फैक्टर इज द हार्मोनल, बता चुका हूं इसलिए मैंने साइड में कर दिया। फैक्टर अफेक्टिंग द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस आर द ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, यदि जीएफआर बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगी। हार्मोन में आपके मैंने बता दिए 4-5 हार्मोन है, वो आपको एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन, एडीएच, एएनपी, पैराथार्मोन, कैल्शिटोनिन, ऑल दी अफेक्ट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन और ये दोनों आपका सोडियम को अफेक्ट करेंगे। एडीएच वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, एएनपी भी आपका सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। पैराथार्मोन और कैल्शियम ये आपके कैल्शियम को, पैराथार्मोन और कैल्शिटोनिन ये आपके कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। देन थर्ड आता है आपका नर्वस फैक्टर। नर्वस फैक्टर में यदि एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी है, एंजाइटी है, आपका इमोशनल कंडीशन है, तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। और ये आपको रेनिन सिक्रेट करते हैं, ये मैकेनिज्म लास्ट मैकेनिज्म में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी नर्वस फैक्टर में लास्ट मैकेनिज्म भी यहाँ काम कर जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म व्हिच अफेक्ट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूंगा, काफी दिन हो गया। तो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, कितने अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई है, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एंड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में आ गया आपका ग्लूकोज। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस आर द दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अपीयर इन द यूरिन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में यूरिन ग्लूकोज कभी नहीं आएगा। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एसिडो एसिड, आयन, विटामिन, दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, जो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट सब्सटेंस आर नो सब्सटेंस। क्लियर। फिर सेकंड आता है आपका लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस व्हिच अपीयर इन द यूरिन लाइक यूरिया, यूरिन में, दैट आर कॉल्ड एज लो थ्रेशोल्ड। और फिर नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस व्हिच आर नॉट, बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, लाइक क्रेटिनिन, इनुलिन, ये सब आपके आते हैं नॉन थ्रेशोल्ड। जितना आपका सीरम में उतना यूरिन में भी चला आएगा, वो 1% भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, दैट सब्सटेंस आर नोन एज नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। So on the basis of the absorption of the substance, they are categorized into the 3 category. First one is the high threshold substance, second one is the low threshold substance, and third is the non threshold. तो high threshold में आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सभी completely reabsorb हो जाते हैं under the normal condition. That substance are known as high threshold substance. Low threshold substance में जिनका reabsorption बहुत कम होता है, like यूरिया, यूरिक एसिड, these are the comes under the low threshold. Non threshold means बिल्कुल भी reabsorption नहीं होता है, like creatinine, inulin, mannitol, ये सभी सब्सटेंस आते हैं non threshold substance. On the basis of reabsorption, they are categorized into the 3 category. फिर आता है इसमें आपकी एक TM वैल्यू। TM वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? मैंने बताया था पिछली बार। Sir, maximum amount of substance absorbed. Maximum amount of substance which are reabsorbed in per minute. 1 मिनट में ग्लूकोज कितना आपका पीसीटी से reabsorbed हो जाएगा, that value called as tubular maximum. 1 मिनट में कितना ग्लूकोज reabsorbed हो रहा है। This value is 375 in case of male and female में कितना है
300. 300. The tubular maxima is the concentration of the substance which is reabsorbed in the जहाँ जिसका reabsorption, जैसे ग्लूकोज है तो पीसीटी में, तो tubular maxima is the concentration of the substance which are reabsorbed in per minute. एक मिनट में ग्लूकोज का कितना reabsorption हो रहा है, that is called as tubular maxima. और renal threshold, renal threshold क्या है, ये भी बता चुका था मैं आपको. Plasma concentration at which substance appear in urine. हाँ, प्लाज्मा में उस सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन है जहां तक वो रिएब्जॉर्ब हो सकता है, उससे यदि ज्यादा हो गया तो यूरिन में अपीयर होने लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज रीनल थ्रेशोल्ड. तो फॉर रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज कितनी वैल्यू है? 180 तक वो आपका रिएब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो आपका यूरिन से अपीयर होने लगा. तो टीएम वैल्यू और रीनल थ्रेशोल्ड दोनों डिफरेंट चीज अच्छे से समझिएगा. ट्यूबुलर मैक्सिमम में आपकी एक मिनट में कितना सब्सटेंस रिएब्जॉर्ब हो रहा है, कितनी कैपेसिटी है, इट इज द रेट. ये रेट है, कितना रेट से वो रिएब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर मैक्सिमम. और कितनी मैक्सिमम अमाउंट प्लाज्मा में रह सकती है जो कि आपकी यूरिन में अपीयर ना, वो नॉर्मल कंडीशन में ना बाहर जाए, दैट इज कॉल्ड एज रीनल थ्रेशोल्ड. तो ट्यूबुलर मैक्सिमा इज द रेट एट विच maximum amount of the substance reabsorbed from the renal tubules. So the TM value for the glucose is the 375 milligram per minute. ये देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक मिनट में वो सब्सटेंस कितना रिएब्जॉर्ब हो रहा है, कितनी मैक्सिमम अमाउंट उस सब्सटेंस की रिएब्जॉर्ब हो रही है एक मिनट में, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर मैक्सिमम. क्लियर? और फिर उसके बाद आता है आपका रीनल थ्रेशोल्ड, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट विच द सब्सटेंस अपीयर इन द यूरिन. या प्लाज्मा कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड वैल्यू प्लाज्मा में नहीं ले रहे हैं. फिर आपका रीनल थ्रेशोल्ड का एग्जांपल दिया है 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. ग्लूकोज इज कंप्लीटली रिएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ट्यूबुलर इफ द कंसंट्रेशन इन ब्लड इज बिलो 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. इसके यदि सो ग्लूकोज डज नॉट रिपेयर व्हेन द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज रीचेज 180 मिलीग्राम इट नॉट रिएब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, हेंस इट अपीयर इन द यूरिन. That condition is known as यदि glycosuria. What is the test for the glucose? Benedict test. Benedict test. What is the Benedict reagent? Alkaline copper sulfate. याद रखिएगा ये सब चीजें मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा. ये आपका मैंने पुराना रिवाइज किया है यहाँ तक, अब इसके बाद मुझे लगता है नया है. तो ये सब चीज क्लियर हो गई आपको. इसमें अभी तक में कोई डाउट है, कोई चीज ना समझ में आई हो जिसको मैं रिवाइज करूं? चलिए रिवाइज आप ही करिए. क्या क्या बताया मैंने अभी तक? मैंने बताया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कुछ सब्सटेंस का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया. उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में दो याद रखिएगा, एक तो मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में दो है, एक्टिव और पैसिव. फिर मैंने बताया रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन जिसमें ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर. फिर थर्ड बताया मैंने आपका साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को आप 4 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए. पीसीटी में किस सब्सटेंस का हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में किसका हो रहा है, डीसीटी में किसका हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट में किस किस सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. फिर आता है आपका रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. तो हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और नॉन थ्रेशोल्ड, ये सबके एग्जांपल आपको याद रखना है. तो थ्रेशोल्ड के बाद आपकी ट्यूबुलर मैक्सिमा फॉर द ग्लूकोज, फिर आपका रीनल थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज. ऐसे 5-6 टॉपिक आपको कवर करना है. क्लियर अमन शर्मा? यस सर. क्लियर? ऐसे आपको पूरा टिप ऑफ टंग याद हो जाना चाहिए, जो आपको भी वैसे याद रहना चाहिए. यस सर. फिर ये मैंने बताया था आपका ट्यूबुलर ग्लोबुलर बैलेंस, व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ द ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन में ग्लोबुलर ट्यूबुलर बैलेंस, हार्मोनल फैक्टर एंड नर्वस फैक्टर. व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ द ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन. तीनों फैक्टर हैं, जितना ज्यादा जीएफआर होगा उतना ज्यादा रिएब्जॉर्प्शन होगा. फिर कई हार्मोन्स इन्फ्लुएंस रिएब्जॉर्ब होता है, और नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रास मैकेनिज्म से भी रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस अफेक्ट होती है. फिर नेक्स्ट आज का टॉपिक है रीनल थ्रेशोल्ड हो गया, लो थ्रेशोल्ड, नॉन थ्रेशोल्ड, ट्यूबुलर मैक्सिमम, रीनल थ्रेशोल्ड. फिर रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है. सोडियम का फर्स्ट सब्सटेंस है आपका सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन. अभी तक तो मैंने आपका रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बताया थे, आप एक एक सब्सटेंस देखिए. तो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है बताइए? 2/3 of the sodium reabsorbed in the PCT. PCT.
क्लियर, याद रखिएगा 99% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, ओनली 1% सोडियम कभी है तो यूरिन में आएगा। तो फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 99% ऑफ द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब, 2/3 in the PCT and remaining in 1/3 in the other segment collecting duct। तो ये आपकी 3 स्टेप्स आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कहाँ से कैसे जाता है, ये लिखा रहने दीजिए, मगर आप पढ़ना टाइम होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो नहीं। इतना ही याद रखिएगा, पीसीटी में 99% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 2/3 इन द पीसीटी एंड रिमेनिंग इन द अदर सेगमेंट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। फिर ये सब दो मैकेनिज्म है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की, बाय द एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट किसके साथ होगी? बाय द हाइड्रोजन आयन इन द पीसीटी, इन द एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोजन आयन के साथ में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा इन द पीसीटी। दूसरा होता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मैकेनिज्म सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन के साथ में को ट्रांसपोर्ट है। दो तरह से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक तो एंटीपोर्ट मैकेनिज्म दैट इज द बाय द एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एंड सेकंड इज द सिम्पोर्ट मैकेनिज्म बाय द विद द सोडियम और ग्लूकोज के साथ में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका सिम्पोर्ट। इंटेस्टाइन में भी बताया था मैंने डाइजेशन में कि विदाउट सोडियम ग्लूकोज नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। जस्ट अपोजिट यहाँ है कि विदाउट यदि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना है तो ग्लूकोज के साथ रीअब्जॉर्ब होगा। क्लियर। फिर आपका आ जाता है इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कल यहाँ का सोडियम का कल भी बताया था, आज ही बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट आज का है टॉपिक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये देखिए मैंने लिख रखा है परसेंटेज, 65% इन द 20% इन द डीसीटी एंड 15% इन केस ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ये रीअब्जॉर्प्शन 100% वाटर का मैंने कैटेगराइज किया है। जितना भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उसका 65% इन का पीसीटी, 20% in the DCT and 15% in the collected duct. Reabsorption of water in the there are two types of reabsorption. First one is the obligatory water reabsorption. Obligatory means इतना तो होना ही होना है, must आकर, वो प्रोसेस obligatory means must आकर होना ही होना है। That is 85% वाटर का reabsorption होना ही होना है। That is called as obligatory water reabsorption। मैंने लिखा है must आकर। So obligatory water reabsorption is the type of water reabsorption in which the secondary to the sodium के साथ, तो सोडियम के साथ reabsorption हो गया, that is the obligatory। फैकल्टेटिव क्या होता है? फैकल्टेटिव होता है आपका दूसरा reabsorption होता है फैकल्टेटिव water reabsorption, that is the optional। It is under the influence of ADH। और ये कहाँ पे होता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट में। तो फैकल्टेटिव मींस ऑप्शनल, जब जरूरत है, बॉडी में पानी की कमी हो गई तो दे स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच क्या करेगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। 85% जो पीसीटी और डीसीटी में होना है, 65 प्लस 20 दैट इज 80%, 85%, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी मींस सोडियम के साथ साथ जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो क्लियर हो रहा है ये दोनों, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यादराम चौधरी। यस सर। पहले मैंने बताया सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन दो मैकेनिज्म से हो रहा है, एक तो एंटीपोर्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, दूसरा सोडियम को ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद द ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। फिर मैंने आपको सेकंड बताया वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को आप दो में डिवाइड कर लीजिए, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। तो ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव में आपका 85% इज द ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन विच आकर इन द पीसीटी एंड डीसीटी। 85 को डिवाइड करेंगे तो 65 पीसीटी में लिख लीजिए, 20% डीसीटी में कर लीजिए। सेकंड आता है आपका फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन विच इज ऑप्शनल। यदि बॉडी में वाटर की कमी हो गई है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, दैट कॉल्ड एज फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर हो रहा हर्षिका? हर्षिका यस सर। कल मैंने पूछा था, आप बोले नहीं जानते, मैंने कहा ठीक है आज बताऊंगा। और किसी को डाउट इसमें? reabsorption of water, there are two process, facultative reabsorption and obligatory। Obligatory is the 85%, that is the 65 in PCT and 20% in DCT। and आपका the next वाला facultative, facultative is the कितना परसेंटेज है facultative? 15%, that is the optional, जब बॉडी में वाटर की कमी डिहाइड्रेशन होगा।
तो फैकल्टेटिव ये पहले ही लिख दिया मैंने, CD में 15% हो रहा है, मीन्स CD में जब हो रहा है दैट इज द फैकल्टेटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन। क्लियर है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन? पहले मैंने बताया आपको सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से है, बता दिया मैंने आपको। 90% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्ब्ड इन द PCT और अदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, segment of the tubules. There are two mechanisms, antiport and symport. Antiport by the exchange of the exchange of the hydrogen ion, and second is the symport by the glucose and proteins. दोनों के साथ में आपका जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। देयर आर टू प्रोसेस, obligatory in the PCT and DCT and facultative in the collecting tubule, that is 15% under the influence of ADH हार्मोन। क्लियर है यहां तक सभी को? अमन शर्मा, सर। अनिमेश सिंह तोमर। सर ADH हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है सर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो अमन? अभी बायोलॉजी के स्टूडेंट। ADH तो न्यूरो हार्मोन है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दे आर कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन्स। यस सर, याद। आपका पेप्टाइड है ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर ना? और इसका कंसंट्रेशन ये कंट्रोलिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। ADH नॉर्मली हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये तो जानते हैं आप लोग। यस सर। हर्षिका, प्रियंका, Yes, sir. नॉर्मली हाइपोथैलेमस में सबके रिलीजिंग फैक्टर हैं और इनहिबिटरी फैक्टर हैं, परंतु आपका एक ऐसा है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन ACTH पिट्यूटरी से निकलेगा तो वो कंट्रोल करेगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को, परंतु मेडुला में कंट्रोल नहीं है हाइपोथैलेमस का। मेडुलरी हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आपके इमोशनल स्टेज पे करते हैं। आप अभी कुछ सोच रहे हैं तो एड्रिनल सिक्रेशन अलग होगा, आप 10 मिनट बाद कुछ और सोचेंगे तो एड्रिनल का कंसंट्रेशन अलग होगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन आर नॉट कंट्रोल्ड अंडर द हाइपोथैलेमस। सेम ADH हार्मोन इज सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। यदि प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी घट गई, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी घटेगी कब बताइए सर? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी ज्यादा हो गया बॉडी में तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी कम हो गई। क्लियर ना? ऑस्मोलरिटी कम हो गई तो क्या होगा? इनहिबिशन हो जाएगा ADH हार्मोन की, जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, बढ़ेगी कब? डिहाइड्रेशन में। तो क्या है, मैसेज जाएगा ADH के सिक्रेशन को, ADH सिक्रेट करेगा, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, तो बॉडी का बड़ा बैलेंस बना रहेगा। क्लियर हुआ अमन शर्मा? यस सर। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। क्या क्लियर हुआ बता जरा। सर ADH हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से निकलता नहीं है, हाइपोथैलेमस में सीक्रेट सिंथेसाइज होता है, न्यूरो हार्मोन है। यस सर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है सर। स्टोर्ड होता है वहाँ, जब जैसी जरूरत होगी, जैसा स्टिमुलस होगा बॉडी में तब वहां से सिक्रेट होगा। क्लियर? तो कब ADH हार्मोन का सिक्रेशन होगा? जब प्लाज्मा की, जब सर वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम नहीं, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी से कंसंट्रेशन इसका सिक्रेशन डिपेंड करता है। प्लाज्मा की नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300 मिलीऑस्मोल पर। 300 मिलीऑस्मोल। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी घटेगी कब? जब वॉल्यूम बढ़ेगा सर। जब आपने ज्यादा पानी पी लिया, आपने बहुत ज्यादा बॉडी वाटर हो गया, हाइड्रेशन हो गया, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर ना? और जब प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी कब? डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाएगी तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? ADH हार्मोन को। ADH वहां से सिक्रेट होगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर ना? वो एंडोक्रिनोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे आप ADH हार्मोन, हाउ टू रेगुलेट द हार्मोन का कंसंट्रेशन। कई हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं, कई हार्मोन सीरम के प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, सीरम और प्लाज्मा में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से सिक्रेट होते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बता दिया मैंने आपको ADH हार्मोन का सिक्रेशन डिपेंड ऑन द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी ना, कम नहीं होनी। यदि प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है मींस नहीं, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है
तब जाके एडीएच का सेक्रेशन स्टिमुलेट होता है। क्लियर हर्षिका? यस सर। और कौन है यहाँ पे? दीकांक्षा कॉल। यस सर। क्लियर हो रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, अब नहीं हो रहा तो मुझे बताएंगे। आप मैं तो अब एडवांस में, मेरा 1.5 महीने एडवांस का कोर्स चल रहा है, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं एक ही क्लास को 2-2 बार भी बता सकता हूँ, तो आप उसकी चिंता मत करिए, मगर आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इशिता बैश, गौतम यस सर। क्लियर है? गौतम? यस सर। कृष्णा माधवी पत्रा, यस सर। क्या क्लियर है? सर हाँ, डिहाइड्रेशन में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। हाँ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? बॉडी डिहाइड्रेशन में बॉडी को वाटर की जरूरत है, तो वो क्या करेगी? बॉडी किडनी रीअब्जॉर्ब करेगी, बॉडी वाटर को बैलेंस मेंटेन करने की क्या करेगी? क्लियर? डिहाइड्रेशन में क्या होगा? बॉडी में वाटर की कमी हो गई, तो बॉडी में वाटर की कमी हो गई तो या तो आप बाहर से पानी पियो, दूसरा यदि बाहर से पानी नहीं पी रहे तो किडनी क्या करेगी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी। वो कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन। जैसी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन को, एडीएच आएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर लेके बॉडी वाटर को बैलेंस करेगा। क्लियर कृष्णा? यस सर। महर्षि त्रिपाठी, Yes, sir. maintenance of the body water, what is the condition called as? Osmolarity. ऑस्मोरेगुलेशन, या फिर आप होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में यही है, बॉडी का कोई भी चीज कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुई, वो बॉडी क्या करेगी? उस हिसाब से बॉडी हार्मोन सिक्रेट करेगी, वो बॉडी वाटर को चाहे बॉडी का सोडियम कंसंट्रेशन हो, वाटर, ये सब मेंटेन करेगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो दैट इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होमियोस्टेसिस। तो आपका अभी क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वाटर बैलेंस, तब भी आप ये पूरी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वाटर बैलेंस, यदि एक एरो बनाइए, इसमें बॉडी वाटर कम हो रहा है, दूसरी तरफ आइए बॉडी वाटर बढ़ रहा है। बॉडी वाटर यदि आपका कम हो रहा है तो क्या होगा? कौन सी मैकेनिज्म आएगी? रास मैकेनिज्म। है वो तो आएगी रास मैकेनिज्म। इसमें क्या बोलते हैं? एडीएच मैकेनिज्म। यदि बॉडी वाटर कम हो रहा है, मींस डिहाइड्रेशन कंडीशन है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है, तो आपका एडीएच का सेक्रेशन चाहिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्ब करने के लिए। तो यदि क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वाटर बैलेंस, तो आप इसको पूरे को लिख सकते हैं। यदि बढ़ गया है तो आप दूसरी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स का एक चैप्टर होता है, एक्चुअली यूजी में नहीं है, वो पीजी पीएचडी में है। टोटल बॉडी वाटर को कैसे मेंटेन करती है। यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा फ्लूइड पहले लॉस होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है तो कौन सा फ्लूइड पहले लॉस होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर? एक्स्ट्रा सेलुलर पहले है। सेल के अंदर का वाटर गया मींस वो सीवियर डिहाइड्रेशन में आएगा। डिहाइड्रेशन भी कई तरह का होता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन, सीवियर, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। और दूसरी अगर कैटेगराइज करेंगे तो परसेंटेज 5% डिहाइड्रेशन, 10%, 15%, उस हिसाब से फ्लूइड थेरेपी देते हैं। किस हिसाब का डिहाइड्रेशन है उस हिसाब से आप फ्लूइड थेरेपी में आपका चाहे नॉर्मल सेलाइन हो, चाहे डीएनएस हो, चाहे रिंगल लैक्टेट हो, ये सब सॉल्यूशन ऑन द डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। ये सब आप क्लिनिकल उसमें पढ़ेंगे मेडिसिन में कि किस टाइप का डिहाइड्रेशन है तो किस टाइप का फ्लूइड चलाना है। दैट इज नोन एज फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी जब एनिमल में देते हैं तब वो आप क्लिनिकल मेडिसिन का एक कोर्स होता है, तब वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ये वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कंप्लीटली क्लियर है। महिमा मरकाम नहीं है क्लास में। निशा चौधरी, निशा भी क्लास में नहीं है। देन ये कौन है? सजन पटेल। यस सर, क्लियर है। इंसान रघुवंशी, यस सर, क्लियर है। फिर में आएंगे आपको। देन रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। पहला आपने रिएब्जॉर्प्शन में सोडियम का बताया। सोडियम के में रिएब्जॉर्प्शन 99% सोडियम रिएब्जॉर्ब हो रहा है। दो मैकेनिज्म हो रहा है आपका, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। फिर मैंने वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बताया दो तरीके से, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी। फिर थर्ड सब्सटेंस जो रिएब्जॉर्ब होता है दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज कंप्लीटली रिएब्जॉर्ब इन द पीसीटी। ये पहला तो आपको याद रखना है कि पीसीटी में ही ग्लूकोज का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का कोई रोल नहीं है। तो इट ट्रांसपोर्ट बाय द सोडियम
को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी मैं अगर सोडियम में बताया तो यहाँ जस्ट याद रख लीजिए कि सोडियम के साथ रीअब्जॉर्ब होता है। तो ग्लूकोज एंड सोडियम बाइंड टू द कॉमन कैरियर प्रोटीन इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम एंड एंटर द सेल्स। एक एंड पे ग्लूकोज हो गया, दूसरे एंड पे सोडियम हो गया, जस्ट मूव हो गया तो ये आपका रीअब्जॉर्प्शन अंदर तो सेल के अंदर हो जाएगा। इसके लिए दो तरह के प्रोटीन कैरियर होते हैं, दैट इज द SGL2 एंड SGL the sodium dependent glucose transporter 2 and transported into the medulla by another carrier glucose transporter 2। एक आपका सोडियम के साथ है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, एक प्लेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये दो के नाम याद रखिएगा। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो SGL2 एंड GL2 ये सिंपल याद रखना है। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट और आपका सिंपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ये आप दो ग्लूकोज के उसमें याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज ये आपको बता चुका हूँ मैं, 375 मिलीग्राम 1 मिनट में हो सकता है, और रीनल थ्रेशोल्ड भी दोनों वैल्यू में आपको पहले से बता चुका हूँ। तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन आता है, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, इट इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द PCT। फिर इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन बाय द सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। दोनों कॉमन कैरियर प्रोटीन होती है, एक एंड पे ग्लूकोज दूसरे एंड पे सोडियम, और टर्न डाउन हो जाते हैं तो सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, SGL2 एंड GLUT2, ये दोनों का नाम याद रखना है। फिर आपका ट्यूबुलर मैक्सिमम ऑफ द ग्लूकोज 375 इन केस ऑफ मेल एंड 300 इन केस ऑफ फीमेल। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रीनल थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज, that is 180 milligram in the venous blood. What is difference between venous blood and arterial blood? Shivam Rawat. Hello. What is the difference between venous blood and arterial blood? शिवम बहुत ही ब्लेंडर कर रहा है बेटा, इतना नहीं मालूम तुमको कि आर्टेरियल और ब्लड और venous blood में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट कौन है? शिवम तिवारी। शिवम तिवारी, अच्छा शिवम रावत सुना, शिवम रावत नहीं है। हेलो। अब बताइए क्या डिफरेंस है आर्टेरियल और वीनस ब्लड में? पहले करूंगा शिवम मैं, अभी सबके सामने बोल रहा हूँ, आप ऐसे ब्लेंडर करेंगे तो मेरी ना कटेगी। तो मैं आर्टेरियल और वीनस ब्लड में आप नहीं बता पा रहे हैं डिफरेंस। चलिए आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं मालूम। शिवांगी मेहरा है, शिवांगी मेहरा नहीं है क्लास में। श्रेया पांडे, Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड? The arterial blood is oxygenated and venous is deoxygenated. विच पीएच, किसका पीएच ज्यादा होगा, वीनस ब्लड आर्टेरियल ब्लड? So arterial, हाँ? बताइए जरा, विच आर मोर एसिडिक, वीनस ब्लड या आर्टेरियल ब्लड? ये आपको असाइनमेंट दिया मैंने, आपको पढ़ना है श्रेया पांडे, आर्टेरियल ब्लड ज्यादा एसिडिक होता है कि वीनस ब्लड एसिडिक, वो क्यों होता है ये भी आपको रीजन पढ़ना है। सबको एक एक असाइनमेंट रोज दूंगा मैं आपको। श्रेया, yes, sir. तो कौन सा ब्लड आप पढ़ लिए, नेट पे डालिए, विच ब्लड इज मोर एसिडिक, आर्टेरियल और वीनस? So Huh? venous will be more acidic. कैसे? Sir, pH उसका कम होगा sir. पीएच कैसे कम होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई बता पाएगा इसका आंसर? यार उसमें CO2 ज्यादा CO2 concentration. हाँ शिवम, CO2 concentration is more. डाइकार्बोनिक एसिड हाँ प्रियंका बताइए जरा आप। मैंने ब्लड में पढ़ा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। CO2 concentration is more, so CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा?
CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा? So bicarbonate will dissociate in वाटर के साथ कंबाइन होके H2CO3 बनेगा, डिसोशिएट होगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और आपका H प्लस आयन बनाएगा और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। H प्लस आयन बढ़ेगी तो पीएच please. हाँ, ये याद रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है बाय बाकी। इतने से आर्टेरियल ब्लड में क्या डिफरेंस है, वीनस ब्लड में डिफरेंस है, कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा, ये सब बेसिक्स आपके हैं, वो आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ता हूँ मैं, टाइम बचा नहीं है। ये ग्लूकोज का हो गया। नेक्स्ट अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब कंप्लीटली इन द पीसीटी। पहला पॉइंट याद रखना है, अमीनो एसिड कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी एक्टिवली बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर अलॉन्ग विद द सोडियम। सोडियम के साथ मैंने एब्जॉर्ब, डाइजेशन में भी एब्जॉर्प्शन बताया था कि अमीनो एसिड और ग्लूकोज सोडियम के साथ ही रीअब्जॉर्ब होते हैं, चाहे वो आपका यूरिनरी हो चाहे डाइजेशन। रीअब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन टाइम लगेगा, इसको कल डिस्कस करेंगे। यहां तक अभी तक क्लास क्लियर है? तनु वर्मा, तनु आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। तान्या कुमरे, तान्या है क्लास में कि नहीं? ये सब क्लियर हुआ? हम कुछ ऐसे ही मैं 1 घंटे से बकबक कर रहा हूँ। क्लियर है ना? पूछूंगा कल की क्लास में, मैं आप तैयार नहीं करेंगे, मैं सबसे पहले 10 मिनट पूछूंगा फिर पढ़ाऊंगा। बताइए। यस सर। चलिए, तो क्लियर हुआ क्लास का पूरा? यस सर। यस, कल मैं 10 मिनट पहले पूछूंगा तब मुझे पता चलेगा क्लियर हो गई। वैष्णवी, मैं आज क्लास यहीं फिनिश करता हूँ। फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए जरा, अदरवाइज फिनिश करता हूँ क्लास। डाउट तो क्लास